कि जिसके अंदर हम सूट्स के बारे में अपील्स और एप्लीकेशन जो है ना वो कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है, तो हम उसको जो है उसका टाइम के अंदर उसके उसके अपील के लिए। और एक मिनट है ना, जरा मैं ना उसको कर लूँ। This meeting is being recorded. जी, मैं ये बात कर रहा था, लिमिटेशन एक्ट जो है बेसिकली ये किसके बारे में है? ये टाइम लिमिट बताता है कि जिसके अंदर आपने सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन जो है ना वो कोर्ट में फाइल करनी होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अगर एक टाइम के अंदर आप केस फाइल ना करें तो कोर्ट जो है वो उसको डिसमिस कर देती है। तो अगर इसके बावजूद के जो है ना डिफेंडेंट जो है वो इशू रेज ना करे, मतलब कि वो डिफेंडेंट ना भी कहे ना, फिर भी जो है क्या कहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली है क्या चीज़? लिमिटेशन एक्ट क्या करती है? ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये देखें इसमें, द लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट विद विच सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड इन कोर्ट। इफ if a case is filed after the prescribed period, the court will dismiss it even defendant does not raise, defendant नहीं कर बन, लेकिन फिर भी अगर टाइम अगर उसका खत्म हो गया तो फिर वो केस जो है वो खत्म। क्या होता है इसका कि ये जो सूट है बेसिकली ये किया जाता है अपील्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि सूट तो एक दफ़ा कर दिया आपने टाइम, उसके बाद टाइम लिमिट आप पूछेंगे क्या चीज़ होती है। टाइम लिमिट ये होती है कि आपने 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर या 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपने इसको अपील में जाना है लेके, या उसके खिलाफ कोई रिवीजन आपने करनी है या रिव्यू करना है। तो आपने उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपने वो करना होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है? तो प्रिवेंट डिले इन लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या है कि जो कार्रवाई कानूनी होती है उसमें डिले को ख़त्म किया जाए। उसके बाद सर्टेनिटी, टू इंश्योर सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी इन लीगल मैटर। सर्टेनिटी होती है जो शफाफियत, एक तो सॉरी, फाइनलिटी जो होती है जो कि मुकम्मल किया जाए। सर्टेनिटी ये नहीं कि यकीन हो आपको कि आपने ये काम करना है। टू प्रोटेक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम स्टेल क्लेम। स्टेल क्लेम क्या होता है कि फ्रेश क्लेम नहीं था, यानी कि वो एक पुराना क्लेम था, पुराना कोई उसने दावा किया हुआ था, उसको वो करना चाह रहा है, लेकिन वो टाइम उसने गुजार दिया तो वो एक स्टेल क्लेम हो गया, उसको वो नहीं करेगा, डिफेंडेंट वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अंदर सेक्शन जो हमारे आते हैं उसमें सेक्शन 1 से लेके 29 तक हैं। जो मेन चीज़ हम करेंगे, इसमें कोई 5-10 सेक्शन ही है जो करने वाले हैं, बाकी इसके अंदर वो प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है बेसिकली, जिस स्केड्यूल से कह लें आप, ये बेसिकली हमें बताता है कि कितनी पीरियड के अंदर क्या काम करना है। वो जो पीरियड स्केड्यूल जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें दो मेन मेन चीज़ें हैं। प्लेंटिव कौन होता है? वो इंस्टीट्यूट सूट करता है को पता होना चाहिए। डिफेंडेड ए पर्सन अगेंस्ट हुम द सूट इज फाइल्ड, जिसके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया जाए। बॉन्ड क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वेयर ए पर्सन ऑब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर। ये पर्सन जो है, एक बंदा जो है वो अपने आप को बाउंड करता है कि किसी बंदे को पे करे। ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली प्रॉमिसरी नोट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने बॉन्ड भरा है, ये आपने आप अक्सर लोग कहते हैं कि बॉन्ड भरा, बॉन्ड क्या क्या होता है? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट सर आपकी आवाज कट रही है। साइन करके दिया है कि भी आपने यहाँ से अगर एग्जाम्पल जो है वो पढ़ने का बॉन्ड के 3 साल। आवाज कट रही है, आपने नेट को चेक, 3 से 5 साल काम करना है। ठीक है, अगर आप बॉन्ड नहीं, आप उस पर oblige नहीं करते या उसको मानते नहीं हो तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे मेरे वाला साहब कैप्टन है, तो उन्होंने जब इसको छोड़ा था तो उन्होंने उनको कैप्टन जब छोड़ा तो उन्होंने कहा था आपने यहाँ पे 3 से 5 साल आपने नौकरी करनी है, जब कैप्टन बन गए थे, यानी कि जब डॉक्टर बन गए थे। लेकिन उन्होंने किया नहीं, उसके बाद उनको नौकरी बाहर मिल गई तो वो बाहर चले गए।
तो उस दौरान उन्होंने बॉन्ड जो भरा था उसके अगेंस्ट उन्होंने पैसे ले लिए थे। मकसद कहने का है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बंदे को खुद वो बाउंड करता है कि आपने दूसरे बंदे को पैसे देने हैं। कोई या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर आप सेक्शन जो आपका 3 है, बेसिकली ये आपका सेक्शन है जो सेक्शन बार ऑफ लिमिटेशन है। कि क्या करता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रूल्स का। क्या कहता है कि अब ये नहीं कि मैं ये छोटा छोटे आपको चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, जब इसको ना जब करेंगे ना इसको, तो डिटेल के अंदर हम फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ओवरव्यू कोशिश करूंगा मैं आपको आज इसका ओवरव्यू सारा दे दूं। एवरी सूट अपील और एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर द स्काई पेड मस्ट बी डिसमिस्ड इवन इफ लिमिटेशन इज नॉट रेज्ड एज अ डिफेंस। यानी कि डिफेंस के तौर पे अब लिमिटेशन का तो इट्स ओन मोशन। उसके मतलब है खुद ऑन इट्स ओन मोशन का मतलब क्या है कि वो खुद इस चीज को खत्म कर सकती है। टाइम बार जो हो जाए, टाइम बार मैंने पहले बताया है कि उसका टाइम दिया जाता है। अच्छा, सेक्शन 4 क्या कहता है? कोर्ट क्लोज इफ द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज द सूट में बी फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ये आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब कोई टाइम दिया जाए ना किसी भी तारीख का, तो कोर्ट अगर उस दिन बंद हो जाए या किसी वजह से वो हंगामी हालात हो जाएं जैसे अभी चल रहे हैं, तो हंगामी हालात के अंदर क्या होगा कि जो सूट है वो अगले दिन फिर फाइल किया जाए, यानी कि वो अगले दिन सुना जाएगा, वर्किंग डे अगला होगा। फॉर एग्जांपल अगर डेट कोई आ जाती है कि हफ्ते वाले दिन जो है आपका जो है ना आज तारीख थी, लेकिन हफ्ते को कोर्ट क्लोज होगी किसी वजह से, कोई हंगामी सिचुएशन बन गई या कोई हड़ताल हो जाती है। मतलब अक्सर हड़तालें चलती रहती हैं इधर। तो हड़ताल हो जाती है तो क्या होगा कि फिर वो जो जो केस है वो पीर को सुना जाएगा। ठीक है। ये देखो ये आगे जी। एग्जाम्पल भी, ये आगे लिमिटेशन का जो एग्जांपल भी दी होगी, लिमिटेशन एंड्स ऑन संडे द सूट में बी फाइल्ड ऑन मंडे। कि मंडे को, संडे को अगर वो लिमिटेशन खत्म हो गई है तो सूट जो है वो मंडे को फाइल किया जाएगा। ठीक है। सर ये इसमें जो सेक्शन, जी जी पूछें। इसमें जो नेक्स्ट मॉर्निंग में केस वो कैसे मैनेज होते हैं पे? वो फिर ये ना कि वो उनको फिर आगे या तो डिले किया जाता है, एक दिन एक एक दिन डिले कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। या फिर अगर केस ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये तो एक आधा केस है, दो चार केस, पांच सात केस होंगे ना, तो उसको भी डे को डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे पीर को अगर 10 150 केस लगा था और हफ्ते को जो है वो 100 केस लगा था, तो वो क्या किया गया जाता है, जो 100 केसेस हैं वो हर बंदे को पाँच पाँच सात सात जो है ना केस डिवाइड कर दिए जाते हैं। कल हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें वो ट्रांसफर कर देता है केस। ठीक है। तो उसमें ये कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो जो है वो डिवाइड हो जाए। यानी कि ये नहीं किया जाता कि उसी दिन सारे के सारे केस अगले दिन और उसका फिर अगले दिन, ऐसे नहीं होता। वो जो सेम डे के अंदर केस है वो सेम डे में होगा, और पिछला जो केस है वो पाँच पाँच 10 10 करके सब जजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। या अगर डिवाइड नहीं भी करना तो उसको इस तरीके से किया जाता है कि वो दूसरे जो है वर्किंग डे वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। सेक्शन 5 आपका कहता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ठीक है। एक्सटेंशन को टाइम का मतलब क्या है कि द सेक्शन अलाउ द कोर्ट टू एक्सटेंड द लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है। इफ द एप्लीकेंट शो सफिशिएंट काज फॉर डिले। सफिशिएंट काज का मतलब कोई रीजनेबल बताए वजह कि भी इसको लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दीजिए। किसके लिए? सिर्फ, ये सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चंस का पूछ लिया जाता है। सिर्फ अपील्स के लिए और एप्लीकेशन के लिए, ये ध्यान में रखिएगा सर कि ये सिर्फ अपील्स के लिए। एक्सटेंशन जो सी है वो मेडिकल ग्राउंड पे होती है बस, के और किसी ग्राउंड पे भी मिल क्लैरिटी, जाती है? सफिशिएंट सफिशिएंट काज का मतलब ये है, सफिशिएंट काज का मतलब है कि कोई ऐसी रीजन जो कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मेडिकली भी हो सकती है, कोई और मसला बन सकता है, कोई की डेथ हो जाती है, अल्लाह माफ करे, कोई मेडिकली मसला बन जाता है, कोई और प्रॉब्लम बन जाती है, वो ऐसी वजह जो कोर्ट समझे कि हाँ ये वाकई वजह थी। ठीक है। उसके अंदर ये तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकली कोई इशू हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कोई वैसे बंदा इधर उधर हुआ है, उसके अंदर कोई मसला बन जाए। ठीक है। तो इसके अंदर जी इम्पोर्टेंट सेक्शन टू सूट्स। सेक्शन 5 जो है सूट्स है ना, इस क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है वो देखिए, आपने जो चीज़ पूछी थी वो नीचे आ गई। इलनेस है, कोई बीमारी है, कोई नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर क्या मतलब? कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, कोई सैलाब आ गया, वो मिस्टेक ऑफ कोर्ट प्रोसीजर के, कोई कोर्ट के प्रोसीजर की कोई मिस्टेक आ गई है, तो ये तो अदालत ही देखेगी ना कि मिस्टेक है कि नहीं है। ठीक है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
एक्सटेंशन ऑफ टाइम में आपको वो जो शीट में वो मैं शेयर करूंगा, जो कि 10-12 क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, तकरीबन जिस जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आते हैं, जो मेन जो पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट भी आपको शेयर कर दी जाएगी। सेक्शन 6 से 8 है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी क्या है कि इफ ए पर्सन टाइटल टू सू इज माइनर, माइनर मतलब जो नाबालग है, 18 साल से कम है। इनसेन है, पागल है। इडियट, ये भी पागलों के दिन में आता है कि बेवकूफ है, कुछ समझ समझ नहीं है। इनसेन तो पागल होता है ना, बिल्कुल पता ही कुछ नहीं होता। इडियट वो होता है जिसको थोड़ी बहुत समझ होती है लेकिन वैसे दिमागी तौर पे फारग होता है। द लिमिटेशन बिगिंस आफ्टर द डिसेबिलिटी एंड। लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगी? जब उसकी डिसेबिलिटी यानी कि उसकी जो महरूमी है या मजूरी है वो खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा माइनर जब मेजर बन जाता है, यानी 18 साल का जब हो जाए, तो अगर उसने कोई केस के खिलाफ या इसके हक में कोई हुआ हुआ है, तो लिमिटेशन पीरियड उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है। और इसी तरीके से इंसेन इडियट, जब तक वो उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक वो डिसेबल रहेगा, तो वो जो उसकी लिमिटेशन पीरियड वो उसके अंदर इंटैक्ट रहेगी। एग्जाम्पल क्या है? माइनस लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट आफ्टर द ही बिकम्स 18 ईयर्स ओल्ड। कि उसकी कब स्टार्ट होगी? जब 18 साल के बाद हो जाएगा तो फिर इसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन भी 6 और 8 लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 9 कंटिन्यूज रनिंग ऑफ टाइम। वंस लिमिट लिमिटेशन, अगर आप जब स्टार्ट हुई तो तब ठीक थे, उसके सर आपकी आवाज कट गई है बाद फिर सेक्शन 9 से। आप बन गई The recording has stopped. स्टॉप। तो उसके बाद में पागल हो जाए तो लिमिटेशन खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 कहता है कि सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड। ये देखिए एग्जैक्टली आपको लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ठीक है। ट्रस्टीज कौन होते हैं? ट्रस्टी वो होते हैं जो कि कस्टोडियन होते हैं। वो अदालत की तरफ से एक ट्रस्टी फिर से आवाज नहीं आ रही सर। इंटरनेट अभी तो सही सर आ रही है लेकिन ना कट रही है साथ साथ। आ रहा था, तो सिग्नल कोई मसला बन रहा है इसके अंदर। टाइम को इंक्लूड करना भी अपने कुछ लेनी हो, जजमेंट के बारे में सर फिर से कटने। या पेपर को कहते हैं, कोई पॉपर कहते हैं। बेसिकली पॉपर लफ्ज इसका है। इफ ए पर्सन फर्स्ट अप्लाइज फॉर परमिशन टू अपील एज ए पॉपर, कि वो बंदा कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन वो अपील के लिए परमिशन चाहता है या करना चाहता है, द टाइम टेकन फॉर दैट एप्लीकेशन इज एक्सक्लूडेड। कि जो टाइम जिसके रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायर टाइम होगा, जिस रिक्वायर में उसको देखा जाएगा कि आया वाकई वो पूरा है कि नहीं, तो वो टाइम भी इसके
एप्लीकेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इन लिमिटेशन में वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 कहता है कि बोनाफाइड प्रपोजिशन, बोनाफाइड होता है जो कि जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गुड फेथ के अंदर, यानी दो जो गुड फेथ यानी कि उसने उसका कसूर भी कोई नहीं। बोनाफाइड बेसिकली कहा जाता है जो अच्छी नीयत से कोई काम करे, अगर से गलती हो जाए तो उसको गलत को माफ कर दिया जाता है। जैसे ये पर्सन फाइल द सूट इन द रॉन्ग कोर्ट इन गुड फेथ, अगर ये बंदे ने सूट फाइल किया कि एक ऐसी कोर्ट के अंदर जिसकी जुरिडिक्शन ही नहीं थी, तो फिर क्या होगा लेकिन उसकी नीयत साफ थी, वो चाह रहा था कि काम होना, लेकिन उसकी नीयत साफ थी, लेकिन उसने गलत कोर्ट में अप्लाई कर दिया, द टाइम स्पेंड हेयर इज एक्सक्लूडेड, तो इस टाइम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर ये चीज़ शामिल है। इसके बाद सेक्शन 18 कहता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड का कहता है कि द डिफेंडेंट कमिट्स फ्रॉड एंड कंसील्स द काज ऑफ एक्शन, लिमिटेशन बिगिंस व्हेन द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड। क्या होगा व्हेन द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड? फ्रॉड जब पता चला उस वक्त से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। यानी कि बंदे ने फ्रॉड किया, उसने काज ऑफ एक्शन का मतलब कि वो मुद्दा है जिसकी जो उसने बताया उसने उसको छुपाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रॉपर पैसों के बारे में को बात करना चाह रहा था, होगा कि आपका जो है वो लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगी जब फ्रॉड जो है वो पता चले कि इसने फ्रॉड किया है। ठीक है। इसको करे उसने कर्ज बताया कि मैंने इतना कर्ज देना है, तो वहां अपलीकेशन वहां से स्टार्ट होगी जब उसने माना, एक्नॉलेज द डेप्ट, उसने कर्ज को माना है कि मैंने इतना तुम्हें इतना कर्ज देना है, और वो राइटिंग के अंदर जो है ना वो बताएगा। ठीक है। लिमिटेशन एक्सपायर से पहले वो राइटिंग के अंदर बताएगा, तो फिर इसकी लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट होगी जब उसने इस चीज़ के बारे में आगाह किया होगा लोगों को। ए डेटर साइंस ए लेटर एडमिटिंग द डेप्ट, लिमिटेशन रीस्टार्ट। क्या मतलब क्या हुआ कि एक जो मकरूज था जिसने कर्जा देना था, उसने लेटर साइन किया जिसमें उसने एडमिट किया, बताया अपने आप को, ये समझाया या ओके किया कि मैंने, ये पहले वो नहीं मान रहा था, उसके बाद जब वो सब माना, तो जब माना तो उसे लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब डेटर मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ ए डेट बिफोर लिमिटेशन एक्सपायर, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड बिगिंस, जब उसने पार्ट पेमेंट कर दी, थोड़ा सा पैसा दे दिया लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले, पीरियड एक्सपायर होने से पहले, तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड, तो एक नया लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल उसने 50 लाख रुपए देना था, तो 5 लाख दे दिया, तो 5 लाख जब दे दिया उसके बाद उसके दूसरा पीरियड जो है वो 5 लाख देने के बाद स्टार्ट होगा। एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट, सेक्शन 26 क्या कहता है कि लिमिटेशन का जो एक्विजिशन है, यानी कि ईजमेंट, ईजमेंट किसे कहते हैं? ईजमेंट आप पढ़ेंगे जब आप हो सकता है आपने पढ़ लिया हो या पढ़ेंगे। ईजमेंट होता है कि राइट, आपका जो बेसिक राइट है, नेसेसिटी है, नीड है, वो आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। राइट टू लाइट, आपकी आपकी राइट है कि आपको रोशनी दी जाए, आपका राइट है कि आपको हवा दी जाए, आपका राइट है कि आपको पानी दिया जाए, आपका राइट है कि आपको रास्ता दिया जाए, बिकम्स परमानेंट इफ इट इज़ एंजॉयड पीसफुली। ठीक है। अगर वो परमानेंट हो जाता है, राइट ऑफ ईजमेंट परमानेंट हो जाती है, इसको आपको कोई नहीं, कोई बंदा आपको तंग नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कह सकता कि भाई तुम इधर से गुजर नहीं सकते, या ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ये पानी नहीं मिल सकता, ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इधर से हवा नहीं मिल सकती। तो ये परमानेंट इंजॉय होगा कब? जब इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 20 ईयर्स गुजर जाएं और 60 ईयर्स जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के करीब आप रह रहे हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो, तो 60 ईयर्स गुजर गए, 60 साल, तो अब उसका आपका राइट वो पक्का हो गया। इस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप कोई किसी का टेनेंट हो, किसी का किराएदार हो, उस पर 20 ईयर्स गुजर गए हैं, 20 साल, तो फिर भी आपका ये राइट जो है ना वो हमेशा रहेगा। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शनमेंट ऑफ राइट, यानी कि राइट को ख़त्म करना। When the limitation period expires for a suit to recover property, the right to the property itself is extinguished। ठीक है। अब ये आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो ये आ गए आपका जो सेक्शन 27 है, ये डिटेल में मैंने दिया हुआ, ज़रा इसमें ज़रा प्रॉब्लम थी तो मैंने आपको डिटेल में दिया, तो ये भी इंशाल्लाह हम इसको अगले वीक पे करेंगे, क्योंकि अगला पीरियड जो आपका CP है उसका उसका होगा मर्केंटाइल लॉ का। तो मैं आपको जी। ये शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले तुम्हें ये 27 बताऊंगा, और उसके बाद आपको
जो क्वेश्चन जो आपको मैंने शेयर करने हैं उसको पहला क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ करूंगा। ठीक है। ओके। तो आपके ओके। लिए ख़त्म, ओके करते हैं इसको। और फिर मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो फिर मर्केंटाइल लॉ का पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन वगैरह होगा तो ओके उसमें सर। मुझे पूछ लेना फिर है, अभी तो टाइम गुजर गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।